ये ज़रूर लिखा कि लोकल अथॉरिटी के लोग उसमें, पंचायत के लोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में होना चाहिए, लेकिन वहां हम लिखना चूक गए। जबकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंचायती राज संस्थाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे स्कूल की व्यवस्था करे, लेकिन ये अधिकार पंचायतों को ही आज तक नहीं मिला। बड़े दुख की बात है। जो हम लोगों ने पंचायती राज मिनिस्ट्री में ये बात की कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 6 और सेक्शन 9 है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है लोकल अथॉरिटी की, आपके पंचायती राज अधिनियम में ये बात लिखी हुई है कि ये काम करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ काम हुआ अभी तक? तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में पंचायतों के ओरिएंटेशन के लिए इस दिशा में कोई काम हुआ नहीं। हम लोगों ने पहली बार पंचायती राज प्रतिनिधियों को सेंसिटाइज करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी बताने के लिए टूल बनाए हैं, और मेरी आप सभी से विनती है और आरटी फोरम से ये आग्रह है कि उन टूल्स के माध्यम से, जिस प्रकार हमने एसएमसीज को एम्पावर्ड करने का एक बीड़ा उठाया है, पंचायती राज समितियों को एम्पावर्ड करना एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। और पंचायती राज प्रतिनिधि मेरी नज़र में बड़ा ईमानदार आदमी होता है, उसे हर 5 साल में अगर दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा है उसकी, तो लोगों के बीच जाना है। वो उस ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा अकाउंटेबल है जिसको लोगों के बीच जाना है। इसलिए पंचायती राज प्रतिनिधि को अपने सेक्शन 6 और सेक्शन 9 की जिम्मेदारी का एहसास अगर कराया जाए और एसएमसी और पंचायतों को साथ बिठाया जाए, ये अगर संभव हो सके तो स्कूलों की व्यवस्था वाकई सुधारने की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी चीज़, जो बात बहुत देर से हुई स्कूलों के मर्जर की, ये स्कूलों का मर्जर और स्कूलों का बंद होना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरी नजर में इसके लिए जिम्मेदार वही सिस्टम है जिस सिस्टम ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को कभी एम्पावर्ड नहीं होने दिया। प्रोफेसर दुबे साहब यहां बैठे हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सर प्लीज करेक्ट करिएगा। अगर एक ग्राम सभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्कूल बंद नहीं हो सकता, नहीं होगा, तो किसी सरकार की इतनी दम नहीं है कि वो स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत इतनी एम्पावर्ड है, ग्राम सभा इतनी एम्पावर्ड है। आपको जहां भी ऐसा लगता है, हमने बोला है सरकार को कि जहां भी आपको स्कूल बंद करने की आवश्यकता लग रही है, स्कूल का मर्जर एक शब्द है, मैं उसे बंद करना ही मानता हूं ईमानदारी से। जहां आपको आवश्यकता लग रही है कि आपको खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आप सबसे पहले ग्राम सभा की अनुमति लें, क्योंकि सेक्शन 6 और सेक्शन 9 आरटी एक्ट का, पंचायती राज अधिनियम और भारत का संविधान, तीनों ये बात कहते हैं कि पंचायत की जब जिम्मेदारी है स्कूल खोलना, तो पंचायत से पूछे बिना स्कूल बंद कैसे हो सकता है। तो इस तरफ हमको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, इस तरफ बात करने की आवश्यकता है। और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकार लड़ेगी तो जीतेगी पंचायत, क्योंकि संविधान का अधिकार जो पंचायतों को मिला हुआ है, जरूरत है उनको अधिकार उन तक पहुंचाने की। हम लोगों ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लेके काफी बात की और आयोग ने भी बहुत काम किया, और आयोग के काम के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि 8.5 करोड़ अगर जनसंख्या का आंकड़ा कहता है, तो 8.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। मैं 60 लाख और 2 करोड़ और 2.5 करोड़ के आंकड़े के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ठीक है, ये समस्या है, अगर 8.5 करोड़ है तो 8.5 करोड़ को अंदर लाएंगे, अगर 2 करोड़ बोलता सेंसस तो 2 करोड़ को अंदर लाते। लेकिन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर कैसे आए। वही टीचर जब स्कूल का आउट ऑफ स्कूल बच्चों की मैपिंग करता है, बच्चों हाउस होल्ड सर्वे करता है और बच्चों को स्कूल के अंदर लाने की बात करता है, वही टीचर सेंसस के लिए डाटा का सर्वे करता है। फिर ये दोनों में अंतर क्यों? इसका कारण जब जानने की आप लोग कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि एक तीसरी तरीके की व्यवस्था हुई है इस देश में। वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल भी नहीं है, वो बच्चा इन स्कूल भी नहीं है, वो बच्चा इनरोल्ड इन स्कूल बट नॉट अटेंडिंग है। उसका नाम लिखा है स्कूल के रजिस्टर में, पर वो स्कूल जाता नहीं है।
और इसलिए सेंसस में पकड़ाई में आता है, लेकिन जब हाउस होल्ड सर्वे होता है, जब यूडाइस का सर्वे होता है, तब पकड़ाई में नहीं आता। आयोग यूडाइस के डेटा को स्कूल जाने वाले बच्चों का डाटा नहीं मानता। पूरी ईमानदारी से मैं ये बात कहता हूं आप लोगों से। आयोग ये मानता है कि यूडाइस का डाटा उन बच्चों का डाटा है जिनके नाम स्कूल में दर्ज है। इसलिए आयोग ने ये रिकमेंड किया कि नॉन अटेंडिंग बच्चों को मेन स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चों की यूनिफॉर्म डेफिनेशन इस देश में थे। कोई राज्य अलग जब एक यूनिफॉर्म एक्ट बन गया, जब आपने तय कर दिया कि बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, जब आपने तय कर दिया कि स्कूल के मानक क्या होंगे, तो आप ये तय क्यों नहीं करेंगे कि आउट ऑफ स्कूल की यूनिफॉर्म परिभाषा क्या होगी। और हमको सफलता मिली। जो चाइल्ड लेबर रूल्स, जो बाल श्रम अधिनियम के नियम बने 2016 में, उसमें आउट ऑफ स्कूल को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ठोस बात हुई है। और जो आरटी फोरम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार हुआ है कि 30 दिन तक जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा, 2 मिनट हो, 30 दिन तक जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा, ये हेड ऑफ द स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको रिपोर्ट करे। और ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को ट्रैक करने के लिए स्लेट पोर्टल भी सरकार ने तैयार किया है। तो पहली बार यह हुआ है कि चाइल्ड लेबर एक्ट के साथ इसका समावेश हो पाया। जब हम आउट ऑफ स्कूल की बच्चों की बात करते हैं, तो एक और एरिया ऐसा है जहां पे आप लोगों के इंटरवेंशन की जरूरत है। 2.5 करोड़ बच्चे तो हम सीधे सीधे तौर पे सरकार को बता पाए हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। इस देश में आर्टिकल 21A और आर्टिकल 29 और 30 के बीच का रास्ता कभी निकाला नहीं गया। आप वो सुधीजन हैं जो इन बात को समझ सकते हैं, इसलिए आपके बीच कह रहा हूं। इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। आर्टिकल 29-30 देश की माइनॉरिटीज को यह हक देता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सके। और आर्टिकल 21A इस देश के बच्चों को यह अधिकार देता है कि देश के हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिले, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं मकतबों में, मदरसों में, उन मकतबों मदरसों को यूडाइस कोड हासिल नहीं है, क्योंकि वहां पे बुनियादी तालीम नहीं मिलती। और इस कारण ये बच्चे मैपिंग के दायरे के बाहर हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो देश के शैक्षणिक परिदृश्य से गायब हैं। तो क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि आर्टिकल 21A और आर्टिकल 29-30 के बीच का रास्ता निकालती और ये तय करती कि देश के बच्चों को बुनियादी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल हो। तो इस तरफ भी हम लोगों को काम करना होगा। जागरूकता और सरकार के लिए साथ एडवोकेसी, दोनों चीज़ों की इस चीज़ में ज़रूरत है। आयोग आपकी शिकायतों के माध्यम से आरटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसकी मॉनिटरिंग में आप लोग हमारे लिए टूल हो, हमारे हथियार हो, हमारे अस्त्र हो। आपको जब भी ऐसी आवश्यकता लगती है तो आयोग का वेबसाइट आप लोगों को मैं एक बार नोट कराना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। www.ncpcr.gov.in। मेरा ईमेल आईडी भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रियंक PRIYANK priyank.ncpcr@gov.in। आपकी शिकायतों का मेरे पास स्वागत है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें भेजें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for raising that linkage between the Panchayat Raj institutions and the school management committee. I personally feel it is very important, that linkage. In fact, already many studies have been, recommended very strongly that linkage is very important. I think probably we need to again revisit that. What should be the linkage between section 6, 7, 8 and 9?
Those linkages are very, very important. I think probably we will take up when we take up in the next session. Now I request Mr. R. Dabas from All India Primary Teachers Federation, and again my request is to to take 3 to 4 minutes. आदरणीय प्रोफेसर दुबे जी, राय साहब, सम्मानित मंच और साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एसएमसी, आरटी एक्ट और शिक्षा के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। मैं उन बातों को अपनी बातों में समाहित करते हुए मैं प्रियांक जी की इस बात का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि एसएमसी स्कूल का आत्मा है स्कूल की, लेकिन साथियों जो स्कूल की आत्मा है उसका महत्व आप दे रहे हैं, ये मंच दे रहा है, आरटी फोरम दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उसकी महत्ता को नहीं दे रहा। केवल विद्यालयों में जो एसएमसी बनाई जा रही हैं, अधिकांश जगह पे मात्र फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही, औपचारिकता पूरी की जा रही है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। ये तो दूसरी एक और तो आप कहते हैं कि एसएमसी के पास इतने सारे अधिकार हैं, दूसरी ओर प्रशासन या अधिकारी कभी नहीं बताते एसएमसी के सदस्यों को कि आपके पास ये अधिकार, आप ऐसा कर सकते हो, छुपाते इन बातों को। तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, मैं इस मंच से आग्रह करूंगा कि हम सरकार से मांग करें कि एक ऐसा आयोग बने, अलग से स्वतंत्र आयोग हो जो एसएमसी की बातों पर गौर करे, और जो उस आयोग का चेयरपर्सन हो, मैं दोबारा अपनी बात कर रहा हूं, जो उस आयोग का चेयरपर्सन हो वो टीएन सेशन जैसा आदमी होना चाहिए। आपको याद होगा एक मुख्य चुनाव कमिश्नर आए थे मिस्टर टीएन सेशन, उन्होंने खोल के किताब को पढ़ा और मेरे पास इतने अधिकार हैं, और पूरे देश के चुनाव प्रशासन को लाइन पर लगा दिया उन्होंने। ऐसे अधिकारी की जैसे जस्टिस स्वतंत्र कुमार काम कर रहे हैं, ऐसे में आदमी की आवश्यकता है इस आयोग के अंदर। साथियों, बहुत सी भ्रांतियां भी हैं एसएमसी के बारे में, और वो हमारे अध्यापकों के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे अध्यापकों को पढ़ने पढ़ाने के अलावा बहुत सारे अशैक्षणिक कार्य भी करने पड़ते हैं। एसएमसी के लोगों का ये होता है कि स्कूल में अध्यापक आया कि नहीं आया, कब आया कब गया, वो स्कूल नहीं आता है, बच्चों को नहीं पढ़ाता है, यहां तक सीमित रहते हैं वो। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और अधिक इसको उसमें जाएं तो उनका बनता है कि स्कूल के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं कि नहीं हैं, और अध्यापकों से जो गैर शैक्षणिक कार्य लिया जा रहा है, चाहे इलेक्शन कार्य हो, सेंसस हो, बाल गणना हो, जनगणना हो, आपका इकोनॉमिक सर्वे हो, हाउसिंग सर्वे हो, इंडस्ट्रियल सर्वे हो, और आजकल तो जितने भी शिक्षा विभाग के सर्कुलर्स आ रहे हैं, हर तीसरा उसमें जो है नया डेटा मांगने के लिए आ रहा है। और अब तो हद होगी, उज्जैन का मेला है, टीचर्स की ड्यूटी लगा दो जूता स्टैंड से मारने के लिए, टीचर्स की ड्यूटी लगा दो कौन आदमी खुले में शौच जा रहा है, टीचर्स की ड्यूटी लगा दो शौचालय गिनती करने के लिए। जब इस तरह के कार्य टीचर से लिए जाएंगे, और अभी पीछे जी एक छठ पूजा का हमारा बहुत ही उसको कहते भाई पवित्र हमारा एक त्यौहार है, मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। दिल्ली में टीचर्स की ड्यूटी लगाएगी कि आप छठ पूजा स्थल पर जाओ और वहां पर बैनर टांग के आओ। हद होगी भाई, चूहे गणना, पशु गणना, बिल्ली गणना, सब काम टीचर करेगा। अरे हमारा काम पढ़ने पढ़ाने का, हमसे काम कराइए आप जो है। यहां पर एसएमसी का ये महत्वपूर्ण कार्य बनता है कि वो ये देखे कि मेरे टीचर को ऐसे काम ना, मेरे विद्यालय के अध्यापकों को ऐसे काम ना लगाए जाए जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जो शैक्षिक के क्षेत्र के दायरे से बाहर आता है। तो साथियों, चूंकि समय का अभाव है, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एसएमसी को मजबूत कीजिए, हमें उसमें कतई कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एसएमसी जो है वो ये भी देखे कि हमारे स्कूल में बहुत सारी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां हों,
चाहे टेक लागू ना होना हो, चाहे पुस्तकालय नहीं हो, अध्यापकों की कमी है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे स्कूल में समय पर नहीं आ रहे हैं, बच्चे साफ सफाई से नहीं आ रहे हैं, और विद्यालय का वातावरण कैसा है, उसमें मरम्मत समय पर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके फंड्स का सदुपयोग कैसे हो, मतलब बहुत सी बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि उन बातों पर फोकस ना करें कि अध्यापक स्कूल नहीं आता है। उसकी मजबूरी को देखिए। सर्वे ये कहता है कि अध्यापक मात्र 30% पढ़ा पाता है, 70% समय उसका तमाम तरह के सर्वे या डेटा भरने में चला जाता है, और एक दो में सबकी नहीं कहता, 2-4% टीचर ऐसे हैं जो उसमें व्हाट्सएप खेलते रहते हैं। वो भी हमें अपनी कमी को हम स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनको भी हमें चेक करना होगा, रोकना होगा। तो इन सब हम सब मिलकर के इस पर कार्य करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें आरटी को लागू कर पाएंगे, और एसएमसी उसकी एक बहुत मजबूत कड़ी है। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। जय शिक्षक, जय भारत। Thank you, sir, very much. Thank you very much for raising and also reiterating many issues raised by other friends. Now I request Mr. Mohiuddin from Karnataka. Probably, like very recently they did a state level convention, bringing around 600 delegates from 225 education blocks. I think they made the Chief Minister of Karnataka to listen to them for about 45 minutes. He was just listening to them. Now I request to Mr. Mohiuddin to share some of his experiences from Karnataka. Again, 3 to 4 minutes. Honorable guests और मेरा साथियों, क्योंकि साथियों इसके लिए बोला है क्योंकि हम भी एसटीएमसी से आया हुआ है। एसएमसी आपकी तरह है, मैं भी एसटीएमसी कर्नाटक से, दक्षिण कन्नड़ जिला, मैंगलोर से मोहिदीन बोल के मेरा नाम है। मेरे को तो बात करने का इतना, हिंदी तो इतना फ्लुएंट नहीं है क्योंकि हम तो कन्नड़ में बात करने वाले हैं। तो कोशिश तो कर रहा हूँ आपको समझने की तरह, क्योंकि मेरा समझ कितना है उतना समझ से आपको बताना, आप कोशिश करो। क्योंकि आरटी एक्ट के बारे में सारा बहुत हमारा गेस्ट लोग बहुत बोला है, वो लोग को इसके बारे में बहुत पता है। हम तो गरीब वाले हैं, गरीब स्कूल के, गरीब बच्चों का गरीब बाप। ऐसा है, देखो हमारा कर्नाटक में स्कूल डेवलपिंग मॉनिटरिंग कमेटी बोल के स्कूल डेवलपिंग मॉनिटरिंग कमेटी बोल के कमेटी बनाया हुआ है 2004 से। उसको क्या किया है बोल के हम पंचायत से शुरू किया है। इसके हम एक बाइला रेडी किया है, हमारा निरंजन सर है, हमारा स्कूल एंड बच्चों और चाइल्ड एंड लॉ और इसका चाइल्ड एंड लॉ का जैसे वो लोग बाइलॉ बना के हम लोग को दिया हुआ है। और निरंजन सर हमारे लिए बहुत हेल्प करके हम लोग क्या किया, बाइलॉ बनाया और पंचायत से हम लोग कमेटी बनाने की शुरू किया है। पंचायत का 4 या 5 स्कूल है, स्कूल का एसटीएमसी को मंगा के वो लोग उधर कमेटी किया। उससे बाद हम उसी को तालुक वाइस आ गया। तालुक वाइस में तालुक का कितना कमेटी है, कितना पंचायत है, वो सब ले आके तालुक में कमेटी बनाया। तालुक से बाद जिला में बनाया, जिला के बाद स्टेट लेवल बनाया। अभी हम तालुक में और ग्राम पंचायत में सारा संगठन का समावेश किया, जिला में किया। अभी अक्टूबर 30-31 में यही 2017 में हम लोग बेंगलोर में 6000 सारा 225 तालुक का डेलीगेट को ले आके हम समावेश किया। 600 आदमी थे। हमारा अम्बरीश सर हमारा साथ था उधर, वो भी हमारे साथ 2 दिन हमारा साथ था। निरंजन सर, बहुत आदमी हमारे साथ हेल्प किया। समावेश भी अच्छा हुआ। मुख्यमंत्री आए थे और शिक्षा मंत्री आए थे और हमारा क्या ज़रूरत था इसके ज़रूरत के बारे में और स्कूलों के बारे में बहुत बात किया था। उसी से वो सुन के हम तो बोला था स्कूल बच्चे नहीं है, इसके लिए बंद हो रहा है, इसको खोलना चाहिए। इसके लिए वो वही टाइम में मुख्यमंत्री ने वो आदेश भी दिया है, यही साल से कोई एक बच्चा भी हो तो स्कूल बंद नहीं करेगा। वही 2 नवंबर 1 में कर्नाटक राज्योत्सव था, उसी दिन भी वही इसी को हमारा, क्योंकि हम संगठित होके कोई भी बात हम संगठित होके सरकार का सामने ले आए, वो सरकार तो हमारा बात मानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सारा 15 लाख स्कूल है बोल रहा है
हिसाब से 15 लाख से ऊपर स्कूल है। एक स्कूल में 15 आदमी हम लोग है, कितना आदमी 25 करोड़ तक हम लोग होएगा। हाँ, हम लोग साथ में, सारे साथ में होएगा तो राज्य की कोई भी आदमी हो, हम लोग साथ में खड़ा होकर बात करेगा, उससे बात से कोई भी गवर्नमेंट हमारा बात सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम होना है तो हम लोग सारा संगठित होना है। सारा कर्नाटक में कैसा संगठित हुआ, इसी तरह सारे जगह में, सारा राज्य में भी संगठित होके एक अच्छा सा संगठन बन के हमारा काम करने के लिए संगठन का साथ जाके हम लोग काम करेगा। और अभी कर्नाटक सरकार में 25% RT का, इसमें 25% प्राइवेट स्कूल को 25% बच्चों बेच के इसको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। वो पैसा इसी का बारे में हम लोग इसका बारे में हमारा निरंजन सर बहुत इसका खिलाफ बात कर रहा था। अभी इसको ऊपर भी धमकी का कॉल आ रहा है, जान लेने का कॉल आ रहा है। इसके बारे में भी हमारा हर फॉरम बहुत देखना, संगठित होना पड़ेगा। हम लोग SMC वाले भी सारा संगठित होना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि हमारे बारे में बात करने वालों को वो लोग धमकी दे रहा है। इतना जोर हुआ है खासगी वाले प्राइवेट वाले है, तो हम लोग सारा संगठित हो गए, गवर्नमेंट स्कूल का SMC वाले संगठित हो के इस तरह हमारा गरीबों का बच्चों के लिए वो लोग हेल्प कर रहे हैं। वो लोग को जान लेने का खतरा है, इस तरह तो हम लोग सारा उसका साथ इसका खिलाफ लड़ना चाहिए सर। और RT फोरम भी इसके बारे में कुछ करके उसी का कोई हाल सुनना चाहिए। इसी तरह सर हम भी SDMC कर्नाटक का और SMC का वजह से हम भी आपका साथ है सर, आप लड़ो, हम पीछे हैं आपका साथ। हाँ, हम भी आपका साथ ही है। हाँ, ऐसा बोल के हमारा छोटा बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। Thank you very much for really bringing important issues. See, time and again we are raising the issue of making education a political agenda. I think unless we make education a political agenda, we may not be able to, to get the kind of things that what we are talking about. I personally feel, if it is not exaggeration, Karnataka is one such state where, we are basically asking the state to take education as a political agenda. In fact, we have been, giving call in the next election. Unless you make education a political agenda, 80 lakhs, nearly about 1 crore people will decide for whom we have to vote. I think that should be the strength of SMC all over the country. I think how do we do that is really an important question that we need to discuss. How do we go about with this? Now I request साथियों, अभी कर्नाटक के साथी ने जो बात बोली है, कर्नाटका में एक मुद्दा बहुत बहस में छिड़ गया है कि 25% कानून में कहा है कि 25% बच्चे गरीबों के वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती किए जाएं। और प्राइवेट स्कूल आप जानते हैं देश भर में वो आंकड़े छुपाते हैं, और जो बड़े स्कूल, महंगे स्कूल हैं, वो 25% गरीब बच्चों को दाखिला देते नहीं हैं। जहां जोर दबाव बनता है वहां पर कुछ उन्होंने अपने कर्मचारियों के बच्चों को 25% के नाम पर दे दिया है। इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन सरकार उस 25% बच्चों को रीइंबर्स करती है। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त है, उसको सरकार पैसा देती है। कर्नाटक में इन्होंने सवाल उठाया है, RT फोरम और डॉक्टर निरंजन और SDMC वगैरह ने, इन्होंने ये सवाल उठाया कि 300 करोड़ रुपया सरकार प्राइवेट स्कूल्स को 25% के बच्चों के एवज में देती है। कानून मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन का है देश में, और इन सारे स्कूल्स को सब्सिडाइज रेट पर ज़मीनें दी गई हैं, बिजली दिया गया है, बहुत सारी छूट मिलती है उनको। तो क्यों सरकार उनको रीइंबर्स करती है? वो उनको 25% बच्चों को उन्हें एडमिशन देना चाहिए उस स्कूल में। ये उनका सोशल ऑब्लिगेशन है, ये उनका सामाजिक दायित्व है, क्योंकि उनको तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है। लेकिन खजाने से, सरकारी खजाने से जो पैसा उनको दिया जा रहा है, उन्हें देने के बजाय उन पैसों से सरकारी स्कूल को मजबूत किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टीचर, ये मजबूत किया जाए। ये बात कर्नाटका से उठी है और वहाँ की सरकार ने इसको पकड़ा है और वो कैबिनेट में मंजूर करने जा रहे हैं, और वो प्राइवेट स्कूल को रीइंबर्समेंट 300 करोड़ रुपया जो जाता है उसको बंद करके सरकारी स्कूलों की तरफ देना चाहते हैं।
अब जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट है उसने ऐलान किया है कि वो डॉक्टर निरंजन के ऊपर हमला करेंगे, उनको बहुत सारी धमकियां मिल रही है। तो हम यहाँ से आपके तरफ से, आप सब की तरफ से डॉक्टर निरंजन को आश्वस्त करना चाहते हैं, ये लड़ाई आपकी नहीं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमारी देशव्यापी लड़ाई है। और हम यहाँ से एक रिजोल्यूशन लेते हैं, ये जो गुंडागर्दी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हो रही है, धमकियां दी जा रही है, ये सम्मेलन उसका पुरजोर विरोध करता है। और कर्नाटक सरकार से ये अपील करता है कि वो डॉक्टर निरंजन की पूरी सुरक्षा करें। डॉक्टर निरंजन अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा देश है, पूरे देश के शिक्षा पे काम करने वाले लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। Thank you, Amrish ji. Now I request our एक सेकंड। ये जो प्रस्ताव आपकी सुरक्षा को लेके यहाँ पारित हो रहा है, तो आरटी एक्ट की सिपाही के रूप में कमीशन इसको कर्नाटक सरकार को बिल्कुल रिकमेंडेशन देना चाहेगा। सर एक इसकी प्रिंट कॉपी मेरे को प्लीज़ भिजवा दीजिए, और मैं इजाज़त चाहूँगा कि मेरे को अगर जाने की इजाज़त मिल जाए। Now I request our friend from Afghanistan, Mohammad Tahir Ismat, to express your, views on this issue. Please, sir. He got a small PPT. I think probably he will just quickly go through that. I'm sorry that I cannot speak Hindi, so I will have to talk in English. I'm very thankful. So I feel proud to be among you, the members of SMCs, who are really taking steps for access to quality education, not only in India, but in other countries neighboring you. I'm thankful to IIT who gave us this opportunity to participate here and be with you. In Afghanistan, you may have heard that during 2001, there were only 1 million children going to school. Among them, there was no girl. So in 2001, when there was the Taliban time, so we had no girl in school. Now with the contribution of the international community, including India, we are having 1 million children going to school. Among these 1 million, 40% are girls. But this is not sufficient. We are now having 3.5 million children out of school. Among these 3.5 million, more than 60% are girls. So, civil society, NGOs, international community is struggling for bringing all these children to school, where there are children with disabilities and there are girls. So, Swedish Committee for Afghanistan has established in coordination with the government and the NGO community, the school management committees. In Afghanistan, there has been no history of school management committee in the past. We had only parents, Shura or parents committee, which was there to support the school administration in the past. But as of 2006, we have started establishing school management committees, and they have been very successful. So today we are here, we are hearing from you, and we would like to learn from you, because you are the people who are in the field and who are representing parents, children, and people in the local communities. We will take your experiences, your lesson learned with us, and replicate that in the rural communities in Afghanistan. I have developed a short presentation there where I can share the experiences from Afghanistan with you. If you need translation, then Dr. Sir. ओके मैं बहुत संक्षेप में इसका अनुवाद करूंगा। इसमें साहब ने आप सबका इस्तकबाल किया और वो बहुत खुश हैं कि वो बहुत खुश हैं कि आरटी फोरम ने उनको यहाँ पे शिरकत करने का मौका दिया।
और एक सीखने के अवसर के रूप में वो इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में 2001 के पहले स्कूल बंद हो चुके थे, आपको पता है, तालिबान के रिजीम के दौरान। 2001 में जब स्कूल खुलने शुरू हुए और उनको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, गांव में छोटे छोटे स्कूल शुरू हुए, उसमें भी लड़कियों को उसके पहले इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में जो इनरोलमेंट है वो उसमें 40% जो हिस्सा है वो लड़कियों का है, और लड़कियां यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में भी आज की तारीख में विजिबल हैं। और स्वीडिश कमेटी ने 2006 से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर काम करना शुरू किया। इसका पहले कोई इतिहास, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जैसी कोई चीज़ अफ़गानिस्तान के शिक्षा के परिदृश्य में पहले मौजूद नहीं रही है। इसमें से Afghan nation is really thankful to the contribution of Indian people, who are you, that you contributed to the development of Afghanistan, and because of that contribution and the back to school campaigns of the school management committees, now we are having children with disabilities in school, we are having children from rural areas in school, but still there is a long way ahead. We have to go ahead with that, and we ask you again and again and for your contribution to continue with Afghanistan. Continue and then I will summarize. Okay, so now I will go there for the sharing the presentation. Can you go ahead? Swedish Committee for Afghanistan is supporting local people in Afghanistan in providing access to education. Right now, 70,000 children who did not have any other opportunity of schooling, they are enrolled in schools which are established by the Swedish Committee in coordination with the local communities in rural areas. Among them, 59% are girls now. Community-based schools, there are three types of schools that we are running in coordination with the Ministry of Education. Ordinary community-based schools, where children, those who are living in 3 to 4 kilometers away from the formal schools, they are enrolled in these schools. Besides that, we are having mobile CB schools for nomad communities. There is a huge tribe in Afghanistan, they are called Kuchi there, and in English they are nomad. So they do not stay for more than 6 months in one location. They always move from area to area, and Swedish Committee for Afghanistan has established mobile CB or community-based schools for these communities. The schools are moving beside the families. And there is a lot of, a huge number of returnees coming, especially from Pakistan. So their children are not familiar with the education system inside Afghanistan. And also it's very hard to get admission immediately in the schools. Swedish Committee, with the support of international community, has established transitional CB classes for these children. Upon arrival to the country, they get enrolled in these transitional CB schools, and later on they are mainstreamed to the formal schools in the country. And there is another type that the girls drop out. That is very high in Afghanistan because of early marriages, security, and family restrictions over the girls. So Swedish Committee has started coaching classes. In the coaching classes, we bring out those girls who have dropped school, either they are married or having children, or they are just victims of the family restrictions. They are coming out of the home. A Swedish Committee has established classes for them, has hired teachers for them. They are taught there in one location inside the village, and then go back to the formal system of education. And fortunately, in 2016, we had one of the first batch of those girls who got graduation from grade 12, and now they are studying in the universities. School Management Committee